गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। काशीबाई की खुशियों का ठिकाना नहीं था। पुरीतमा भी बज़ाहिर उसकी खुशी में शरीक थी, लेकिन दिल ही दिल में हंस रही थी कि काशीबाई लुत्फ तो तुम्हें भी आ जाएगा, देखती रहो। और फिर दोनों औरतें रात का इंतजार करने लगी। गणपत राम पिछली रात तो बेहालत मजबूरी रह गए थे, आज रात वो किस तरह रुक सकते थे। चुनाचा शाम होते ही पहुंच गए, लेकिन बेचारे की बदबख्ती उसका इंतजार कर रही थी। अभी तक बकिया 10,000 रुपये अशरफियों का बंदोबस्त नहीं हो सका था। काशीबाई ने मसनूई खुश अखलाकी से उसका इस्तकबाल किया। कल क्यों नहीं आए महाराज? ओहो काशी जी, बस तबीयत कल खराब हो गई थी। गणपत राम ने कहा, हाँ ढलती उम्र है, आज कुछ कल कुछ, अब हमारी उम्रें ही ऐसी हैं। काशीबाई ने हमदर्दी से कहा, लेकिन गणपत राम खज्जल हो गए। उम्र ऐसी कौन सी ज्यादा हो गई है काशीबाई, तुमसे तो छोटा ही होऊंगा। हो सकता है ओहो रकम क्या क्या हुआ? और काशीबाई लाया हूँ, मगर कुछ कम रह गई है। गणपत राम ने कहा, और उम्र वाकई ढल गई, कम रह गई। हाँ बस 10,000 रुपये, 10,000 अशरफियाँ। अरे मगर क्यों? बस दरअसल आजकल हालात ज्यादा अच्छे नहीं, लेकिन तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द अदा कर दूंगा। अब ऐसी भी क्या बेएतबारी। मगर गणपत राम जी, ये क्या ढोल का पोल है, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ। तुमने मांग भी तो बहुत लिया है काशी जी। लो भला, श्रीमान जी दरमियान में बोल पड़े, जब तुम पूरी 1 लाख अशरफियाँ भी ना कर सके तो आइंदा क्या कर सकोगे? जलील मत करो काशीबाई, 10,000 अशरफियों की क्या बात है, मैं तुम्हें पहले भी बहुत कुछ दे चुका हूँ। छीना तो नहीं था आपसे, अय्याशी करने आए थे, माल तो खर्च होता ही है। ये तुम आज कैसी बातें कर रही हो काशीबाई? देखो महाराज, हम खरे सौदागर होते हैं, खरे सौदे करते हैं और इज्जत की खाते हैं, इसमें खोट नहीं चलती। पहले ही बाजी मात हो गई थी, बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, अभी तो आगे बहुत कुछ था। नहीं महाराज, काशीबाई ने कहा और दिल ही दिल में खुश हो रही थी। बखुद ही एक जवाब निकल आया और उसे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं पड़ी। गणपत राम हैरत से मुंह खोले बैठे थे। बेमुश्किल तमाम हवास मजतमा किए और बोले, ऐसी बातें मत करो काशीबाई, मैंने खरे व्यापार की बात की है महाराज। ऐसी कोई बात नहीं की, मगर मैं बहुत जल्द इंतज़ाम कर लूँगा। नहीं महाराज, ज़ुबान सिर्फ एक दफ़ा देखी जाती है, मगर ये जुल्म है। कैसी बातें कर रहे हो महाराज, तुम तो खुद भी व्यापारी हो, मगर ये तो दिलों के सौदे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? ये इस तरह नहीं होते, हम तो हर तरह घाटे के सौदे करते हैं, तुम्हें मालूम है। इस तरह तुम्हें पुरीतमा भी पसंद नहीं करती, तमाशबीनी की ये तो बात थी। क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ महाराज, उसने बड़ी हत्या से कहा। बेटी, हम तो है ही वैश्या, हमें तो घा की जेब से गर्द होती है, बाकी तमाम बातों से हमारा क्या काम। मगर वो तो, अरे अपनी उम्र देखो महाराज, तुम्हारी और उसकी उम्र में कितना फ़र्क है। तुम झूठ बोल रही हो। गणपत राम बिगड़ कर बोले, वो मुझे, और वह हाय हाय बूढ़े महासे, लो करे तमाशे। गणपत राम, तो तुम्हें अब भी मैं भी कबूल ना करूं, वो तो बच्ची है। तुम मेरा अपमान कर रही हो काशीबाई। सच्ची बात कह रही हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ज़रूर मिल लो, मैं ना रोकूंगी। लो अपनी ये रकम वापस रख लो, हम सौदागर हैं और सौदा तुम्हारी तरफ से ही खराब हुआ है। काशी ने उसकी एडवांस अशरफियाँ उसके सामने फेंक दी। गणपत राम काशी को घूरते रहे, फिर उठ गए। पुरीतमा कहाँ है? अपने कमरे में है, मैं उससे मिलूंगा। क्या करोगे महाराज उससे मिलकर? अगर वह सचमुच मुझे नापसंद करती है तो मैं खामोशी से चला जाऊंगा, लेकिन अगर वो मुझे चाहती है काशीबाई, तो तुम्हें 10,000 रुपये हाँ उधार करना होंगे। ए तौबा, चलो ये भी करके देख लो, और वो पसंद करती है। बाई ने तमस्कराना अंदाज में हंसते हुए कहा, और फिर खुद भी उसके साथ राम के साथ उठ गई।
काशीबाई के साथ कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर गणपत राम अंदर गए और फिर उन्होंने काशीबाई से कहा, तुम अंदर नहीं जाओगी काशीबाई? क्यों? मैं तन्हाई में उससे बात करना चाहता हूँ। ये मुमकिन नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि उससे कोई बुरी बात नहीं करूँगा। यही बात कहूँगी जो तुम कह रहे हो। अच्छा जाओ, लेकिन दरवाज़ा बंद करने की कोशिश मत करना। तुम बेफिक्र रहो, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। गणपत राम अंदर दाखिल हो गए। पुरीतमा एक मसहरी पर लेटी हुई कुछ सोच रही थी। गणपत राम को देखकर वो उठ गई। पुरत गणपत राम ने उसे पुकारा, मेरा नाम पुरीतमा है महाराज, क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं तो? पुरीतमा, क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करती? कैसा प्रेम महाराज? क्या प्रेम की भी किस्में होती हैं? हाँ महाराज, एक प्रेम वो होता है जो औरत मर्द से करती है। एक प्रेम वो होता है जो किसी भी उम्र की औरत किसी भी उम्र के ऐसे सच्चे मर्द को पसंद करती है जिसकी कोई बात उसे पसंद हो। तुम मुझसे कौन सा प्रेम करती हो? आप खुद नहीं सोच सकते महाराज? तुम अपनी जुबान से बता दो। मैं आपसे प्रेम करती नहीं हूँ, करती थी। क्या मतलब? एक अच्छा इंसान समझकर, कलाकार प्रेमी समझकर, मगर आपने तो मेरा सौदा ही काट डाला। प्रीतमा, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ महाराज, आपने दौलत के बल पर मेरा बदन खरीदने की कोशिश शुरू कर दी। ठीक है, मैं बिकने की चीज़ हूँ, मगर आप मेरा मन तो नहीं खरीद सकते, मेरा प्रेम तो नहीं खरीद सकते। तो मैं गलत समझा था। आप समझे क्या थे गणपत राम? यही कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। आपने खुद को कभी दर्पण में देखा है? मेरी और अपनी उम्र का अंदाज़ा करें, ये कैसे मुमकिन है महाराज? तो मैं धोखे में ही लुट गया। गणपत राम तासफ से बोले, आपको सोच लेना चाहिए था महाराज। आपकी दौलत पुरीतमा का बदन खरीद सकती है, उसका मन नहीं। मैं आपको एक राक्षस समझती हूँ। आपकी दौलत मेरे लिए एक नागिन है जो मुझे डस रही है। अगर आप इंसान हैं तो अपना इरादा बदल दें। हम लोग तो चमकते पत्थर होते हैं जो खूबसूरत लगते हैं, इंसान उन्हें हासिल करता है, लेकिन वो पत्थर उसे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, वो बेमुशर्रफ होते हैं। हालांकि मैंने तेरे लिए खुद को बर्बाद कर लिया। क्या मतलब? मैंने तेरे लिए खुद को तबाह बर्बाद कर लिया प्रीतमा। मैं अब भी नहीं समझी महाराज। मैंने अपना सब कुछ बेच दिया। मैंने अपना कारोबार, अपना घर बार सब खत्म कर लिया। तब तो आप और ज़्यादा नफरत के काबिल हैं महाराज। आप तो बेहद खुद गर्ज निकले। अगर आप मेरा बदन हासिल करेंगे तो उससे सिर्फ आपको खुशी होगी ना। आपने अपने खुशी के लिए अपने बच्चों को बर्बाद कर दिया। कैसे कठोर, कैसे निर्दयी हैं आप। प्रीतमा ने नफरत से मुंह फेर लिया। गणपत राम बड़ी हैरत से, बड़े गौर से प्रीतमा को देख रहे थे और उनकी आंखों में जलन हो रही थी। दिल धक धक कर रहा था। अब उन्हें एहसास हुआ था कि वो क्या कर रहे थे। तबाह बर्बादी की ऐसी दास्तानें उन्हें याद आ गई थी। तवाइफ के बारे में उन्होंने सब कुछ सुना था, लेकिन रूप जाल में ऐसे फंसे थे कि सब कुछ भूल गए थे। लेकिन आज उन्होंने अपनी आंखों से तवाइफ की शक्ल देखी और अब उन्हें अपने पाप का एहसास हुआ था। वो चंद मिनट उसी तरह खड़े रहे और फिर दबे कदमों पलट पड़े। उन्हें खदशा था कि कहीं पुरीतमा पलट कर उनकी गर्दन में बाहें न डाल दे और वह फिर उन्हें अपने शिकंजे में न कस ले और वह अपना सब कुछ खो बैठे। ये रूप किसका है जिसकी जेब में दौलत हो? रूप भी छिन जाएगा और दौलत भी, और उसके बाद सेठ गणपत राम बकारी बन जाएंगे और वह मारे मारे फिरेंगे और उनके बच्चे। अचानक उनका कलेजा फटने लगा। वो अपनी रकम बचाकर ऐसे भागे कि पलट कर न देखा। बाहर खड़ी काशीबाई उछल कर पीछे हट गई। वो हैरत से उन्हें भागते देख रही थी और फिर उसने अंदर झांका। प्रीतमा भी हंस रही थी। काशीबाई अंदर दाखिल हो गई और प्रीतमा ने उसे देखकर कहकर लगाया, दोनों पागल हो गए हैं क्या? काशीबाई बड़बड़ाई। भाग गया। अरे चुप रहो लड़की, हुआ क्या? मुझे भी तो बता। अपने पैसे ले गया माँ जी। हाँ, मैंने उसके मुंह पर मार दिए थे, मगर वो इस तरह भागा क्यों? अकल आ गई थी। प्रीमा हंसी हुई बोली, क्या मतलब? मेरा ख्याल है उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। नहीं, खसो कम जहाँ पाक, अब वापस तो आएगा नहीं, कभी नहीं माँ जी, बल्कि मेरा ख्याल है कि कभी वैश्या के कोठे पर नहीं जाएगा। प्रीतमा फिर हंस पड़ी। चलो ठीक है बेटी, जान छूट गई। काशीबाई ने सुकून की सांस ली। तूने काफ़ी अक्लमंदी से काम लिया। तुम हमारी बातें सुन रही थी माँ जी? हाँ, दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे खतरा था कि कहीं पापी कहीं बदतमीजी न करे। काशीबाई बोली, बहरहाल अब बेटी इस राजकुमार के बच्चे को ठीक करना है। आप चिंता न करें माँ जी, सबको ठीक कर दूंगी। प्रीतमा मुस्कुराती हुई बोली, चलो हमें सुकून देना, अब आराम करो और कल उस गधे राजकुमार को बेवकूफ़ बनाना। ठीक है माँ जी।
हस्बे वादा दूसरे दिन राजकुमार पहुंच गए और वही तोहफे तहाइफ। आज रंग ही बदला हुआ था। काशीबाई बिछी बिछी जा रही थी। अब तो उसकी उम्मीदों का यही एक सहारा था, और सहारा भी जबरदस्त। राजकुमार ने उससे नुमाया फर्क को बखूबी महसूस किया। बहुत सी बातें होती रहीं और दबे दबे अंदाज में काशीबाई ने उस दौलत के बारे में पूछ लिया जो आने वाली थी। बस वो पहुंचने वाला है। मैंने 10 लाख अशरफियाँ मंगवा ली हैं, और भी ज़रूरत पड़ेगी, राजकुमार ने शान बेतनाई से कहा। और 10 लाख अशरफियाँ काशीबाई की हलक में ठुस गईं, और फिर बोलने की कोई गुंजाइश थी। थोड़ी देर के बाद राजकुमार पुरीतमा के पास तन्हाई में पहुंच गए। पुरीतमा के होंठों पर एक पुरस्कून मुस्कुराहट थी। क्या हुआ पुरत? सब ठीक हो गया विनोद बाबू। क्या मतलब? गणपत राम जी आए थे, खूब, फिर उनकी अशरफियाँ उन्हें वापस कर दी गई। अब वो कभी नहीं आएंगे, ना सिर्फ इधर बल्कि अब वो जीवन भर वैश्याओं से नफरत करेंगे। और विनोद ने गर्दन झुका ली। पुरीतमा उसे गौर से देख रही थी। जब विनोद कई मिनट तक कुछ नहीं बोला तो उसने खुद ही उसे मुखातब किया और बोली, क्या सोचने लगे विनोद जी? मैं सोच रहा हूँ कि पुरत को तुमने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान कर दिया है, मैं उसका जवाब कैसे दूंगा? इस भूल में ना रहे देवी। विनोद जी, आप वचन दे चुके हैं। वचन? हाँ, आपको याद नहीं रहा? मुझे फिर से बताओ पुरीतमा। आपने वचन दिया है कि आप मिलते रहेंगे। हाँ, फिर? बस ये मेरी मेहनत का बदला है। ओह प्रीतमा, ये तो कोई ऐसी बात नहीं मेरे लिए है। प्रीतमा ने रुख दूसरी तरफ कर लिया। आप मेरे लिए बहुत कीमती हैसियत रखते हैं विनोद जी। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ प्रीतमा, भगवान की सौगंध। रूप नहीं, तुम्हारे बड़े किरदार ने मुझे मुतासर किया है। मैं वैश्य हूँ विनोद बाबू। नहीं पुरत, ऐसा न कहो। विनीत ने उसे सीने से भींच लिया। प्रीतमा ने अपना बदन ढीला छोड़ दिया। फिर आज तुम चले जाओगे विनोद बाबू? हाँ पुरत, फिर यहाँ नहीं आओगे? हाँ, लेकिन अब मैं खुद भी तुमसे दूर नहीं रहूँगा, और मेरा शंकर दोस्त तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें मेरा संदेश दे देगा। कब? बहुत जल्द, 1-2 दिन में, विनोद ने कहा। प्रीतमा के चेहरे पर पुरसकून हो गया। तीसरा दिन था। काशीबाई की परेशानियां अरूज पर पहुंच गईं। और राजकुमार पलट कर नहीं आया था। वो बड़ी बेचैनी से उसके इंतजार कर रही थी, और प्रीतमा उस इंतजार पर दिल ही दिल में हंस रही थी। वो जानती थी कि अब राजकुमार कभी नहीं आएगा, और वो काशीबाई सारी जिंदगी इंतजार करती रहेगी। चौथे दिन काशीबाई की परेशानी अरूज पर पहुंच गई तो उसने प्रीतमा के कमरे का रुख किया, और उसके चेहरे पर हमाइयाँ उड़ रही थी। लेकिन प्रीतमा इत्मीनान से अपनी मसहरी पर लेटी कोई किताब पढ़ रही थी। पुरत, काशीबाई खुरदरे लहजे में बोली। क्या है माँ जी? प्रीतमा ने इत्मीनान से किताब रख दी। तुझे तो जैसे कोई चिंता ही नहीं। चिंता? प्रीतमा ने हैरत का इजहार किया। हाँ, चिंता। पर किस बात की माँ जी? प्रीतमा सब कुछ जानकर अनजान बनते हुए बोली। उसे मालूम था कि काशीबाई के दिल का चैन और रातों की नींद हराम हो गई है, लेकिन वह अनजान बन गई थी। उसे उस औरत से नफरत थी, और उसे परेशान देखकर दिल ही दिल में खुश हो रही थी। तुझे तो किसी बात का ख्याल ही नहीं है। पर हुआ क्या माँ जी? कुछ मुंह से तो बोलो। राजकुमार की कुछ खबर है? ओहो, कुछ पता नहीं चला माँ जी, ना जाने कहाँ चला गया। प्रीतमा ने इत्मीनान से कहा, जैसे इस बात की उसे जरा बराबर फिक्र ना हो। किस मजे से कह रही हो, ना जाने कहाँ चला गया? काशीबाई मुंह चढ़ाती हुई बोली। तो फिर मुझ पर क्यों नाराज हो रही हो माँ जी? क्या मैंने उसे भगा दिया? अरे आखिर वो चला क्यों गया? मुझे क्या मालूम? प्रीतमा भी तिंग कर बोली, और काशीबाई गुस्से से उसे घूरने लगी। तूने उसका मन हाथ में ही नहीं लिया, वरना वो कैसे निकल जाता? क्या कह रही हो माँ जी? प्रीतमा भी सख्त हो गई। और मैंने मन हाथ में नहीं लिया तो तुम ही हाथ में ले लेती। ओछे बाबा मनूद करती हो और दोष मुझे देती हो। क्या मैंने वही नहीं किया जो तुम कहती रही? क्या तुम्हारे कहने से मैंने गणपत राम को छोड़कर राजकुमार पर डोरे नहीं डाले थे? अब अगर वो जाल से निकल गया तो मैं क्या करूं? मगर मैं कहती हूं कि वह निकल क्यों गया, ये उसी से जाकर पूछ लो, प्रीतमा ने कहा। और काशीबाई खामोश हो गई। उसे एहसास हो गया था कि वो गलत बात कर रही है। वाकई प्रीतमा का तो कोई कसूर नहीं। उसने तो वही किया जो काशीबाई ने उसे कहा था। फिर उसे भड़काना अच्छी बात नहीं। यूं भी मुंह जोर जवानी है, आग भड़क उठी तो संभालना मुश्किल होगा। चुनाचा उसने पैंतरा बदला और आंखों में आंसू भर लाई। तू समझ नहीं रही पुरत, मैं कितनी परेशान हूँ। ठीक है माँ जी, मगर आपकी परेशानी में मेरा कौन सा हाथ है? मुझे बताइए कि मैंने क्या किया है? मैंने तो आज तक वही किया जो आपने कहा। अपनी मर्जी से कोई काम नहीं किया। वो तो ठीक है बेटी, पर क्या माँ जी? मुझे यही तो बताइए। ओहो पुरत, तुम मेरी बात समझ नहीं रही। मुझे एक बात तो बता। जी माँ।
राजकुमार ठहरे कहाँ थे, कभी तुझे बताया? तूने खुद ही तो कहा था माँ जी कि ज़रूरत की बातें किया करो, बाकी बातें शिकार को जाल से निकाल भी देती हैं। हाँ कहा तो था, मगर हाय राम, अगर राजकुमार चले गए तो क्या होगा? क्या होगा माँ जी, दीवानी है तू। अरे कंपत राम भी हाथ से निकल गया, 1 लाख अशरफियाँ ही क्या बुरी थी, ये राजकुमार तो बिन मौत मार गए। मैं क्या कर सकती हूँ माँ जी? हाँ तू क्या कर सकती है? अब गंपत राम जी को तलाश करना तो बड़ा ही मुश्किल है, और वो तो अब कभी यहाँ ना आएंगे। नरक में जाए वो नरखी, तुम्हें चिंता क्यों है माँ जी? तेल देखो, तेल की धार देखो। मुमकिन है कि राजकुमारी पलट आएँ, मुमकिन है वो रियासत चले गए हों, किसी ज़रूरी काम थे, और फिर वापस आ जाएं। मैं एक बात कहूँ माँ जी? हाँ कहो। आप राजकुमार का इंतज़ार करें, पर कब तक? अभी दिन ही कितने हुए हैं। अगर राजकुमार जी अपनी राजधानी चले गए हैं तो वापस ज़रूर आएंगे, और जब वो वापस आएंगे तो तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। हाँ ये तो ठीक है, बात काशी बाई की समझ में आ गई, और अगर तुमने जल्दबाजी की तो नुकसान उठा बैठोगी। कैसे? उससे अच्छा सौदा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा माँ जी। कहती तो तू ठीक है। काशी बाई भी झांसे में आ गई, और फिर वह मुतमईन होकर चली गई। बड़े सौदे के लिए अगर थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया जाए तो हर्ज क्या है? ठीक ही तो कहती है प्रीतमा, और फिर उसे परेशान नहीं होना चाहिए। अभी तो उसके पास बहुत कुछ है, चंपा कली, और चंपा कली का तस्वर से ही उसकी आंखों में रोशनी बढ़ गई। उसके पास तो लाले बेबहा है, उसे चिंता किस बात की? बस अब किसी मुनासिब मौका पर चंपा कली की भी मुहूर्त कर दी जाएगी। चंपा कली की मुहूर्त वह बड़े धूमधाम से करना चाहती थी, ऐसी धूमधाम से कि लोग देखते रह जाएं। पूरे शहर के रईसियों को वो बुलाना चाहती थी, और उन्हें चंपा कली का दीवाना बनाना चाहती थी। वो मुतमिन हो गई। उस रात भी हस्बे मामूल प्रीतमा ने महफिल सजाई, और उसके परस्तार दीवाना वार दौड़ आए, और उन लोगों में एक शक्ल देखकर प्रीतमा चौंक पड़ी। दूसरे लोग उसे पहचानते हो या ना पहचानते हों, लेकिन प्रीतमा की तेज आंखों ने शंकर को साफ पहचान लिया था। इस वक्त वो आम तमाशबीन के रूप में था, और दूर लोगों के साथ बैठा था। प्रीतमा रक्स करती रही, और उसके बदन में उसकी लहरें दौड़ रही थी। तमाशबीन उसे अपने पास बुला रहे थे। वो सब की फरमाइश पर उन्हें गीत के मिसरे सुना रही थी, और फिर वो उसके पास जाकर बैठ गई, और शंकर तमाशबीनों के अंदाज में मुस्कुराते हुए वो आहिस्ता से बोला, पहचान गई पूरे देवी? और प्रीतमा ने गीत गाते हुए मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। कल दोपहर को हरमंदिर के पीछे वफू तुम्हारी बात तकेगा, उसने कहा, और प्रीतमा ने गर्दन हिला दी। फिर उसने रक्स खत्म किया और सीने में दबाए वापस चली गई, और उसके बाद तमाशाइयों को लाख कहने के बावजूद उसने रक्स नहीं किया, और काशीबाई परेशान हो गई। दूसरी लड़कियां रक्स कर रही थी, और काशीबाई उसके पीछे पीछे पहुंच गई। क्या हुआ है पुरत, क्या बात है? बस आज थक गई हूँ। हाँ इतनी जल्दी? हाँ तबीयत ठीक नहीं है। क्या बात है बेटा? ना जाने क्यों सर में दर्द हो गया है माँ जी। ओहो नज़र लगी होगी मेरे चांद को, चंदा की तरह सुंदर है ना मेरी बेटी, काशीबाई लाड से बोली, और फिर वो उसे आराम करने का मशवरा देकर चली गई। दूसरे दिन प्रीतमा के हाथ पांव फूल रहे थे। वो खो जाती थी। रात भर वो मसरत से जागती रही, और उसने याद रखा था ये कौन सी कम बात थी, और बिल आकर उसने उसे बुला ही लिया, लेकिन घर से जाने के लिए क्या बहाना करे। इससे पहले उसने कभी ऐसा नहीं किया था, इसलिए बड़ी परेशान हो रही थी। कोई तरकीब समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी समझ में कोई तरकीब नहीं आई। बिलाकर उसने यही फैसला किया कि चुपके से निकल जाए, बाद में जो होगा देखा जाएगा, और उसने हल्का सा श्रृंगार करके खुद को तैयार कर लिया। वो तवायफ थी, लेकिन एक शरीफजादे से मिलने जा रही थी, इसलिए तवायफों का श्रृंगार ठीक भी नहीं था, मामूली किस्म का लिबास। फिर सबसे आंख बचाकर बाहर निकल पड़ी, और उसका दिल धड़ धड़ कर रहा था। बेशुमार जाने वाले थे, कोई देख न ले। कदम कदम पर लरसती खौफ खाती वो काफ़ी दूर निकल गई, और फिर एक तांगा रोका और तांगे में बैठ गई, और फिर उसने तांगे वाले से कहा मंदिर, और तांगा चल पड़ा। हरमंदिर काफ़ी दूर था। वह सड़क पर चलने वाले एक एक फर्द को इस तरह देख रही थी। बहरहाल बमुश्किल तमाम वो हरमंदिर के करीब पहुंची। मंदिर के करीब उसने तांगे को रोका और नीचे उतरकर तांगे वाले को पैसे दिए, और फिर उसके दूर निकल जाने का इंतज़ार करने लगी। जब तांगा निगाहों से उजल हो गया तो वह मंदिर के पीछे चल पड़ी, और फिर उसे दूर से वनूद नजर आ गया। वो एक पत्थर पर सर झुकाए बैठा था। प्रीतमा उसके करीब पहुंच गई, और फिर आहिस्ता से बोली वनूद, और वनूद चौंक पड़ा। पुरत और उसके अंदाज में भी बेसाख्ती थी। वो कई कदम आगे बढ़ आया, और फिर उसने प्रीता के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए।
वनूद प्रीता ने जज्बात से लड़ती हुई आवाज़ में कहा, हूँ, मगर देर तो नहीं होगी? नहीं। तुम कितनी देर से यहाँ हो? बहुत देर हो गई। क्षमा कर दो वनूद, तुम्हारे इंतज़ार में मज़ा आ रहा था। पुरत, शायद मैं भी तुमसे प्रेम मुझे भी हो गया है, वनूद ने आहिस्ता से कहा। सच? प्रीतमा बेखुद हो गई। हाँ पुरत, भगवान की सौगंध, इस रोज़ से एक पल के लिए भी नहीं सोया। तुम्हारी मनमोहनी सूरत आंखों से उज्जवल नहीं हुई, और मैंने तुम्हें बहुत याद किया है पुरत। और मैंने भी तो याद किया है वनूद, वो प्यार भरे अंदाज में बोली और फिर हंस पड़ी। क्यों हंसी क्यों आ गई? वनूद ने प्यार से पूछा। किसी और ने भी तुम्हें बहुत याद किया है वनूद। ओहो, वो कौन है? वनूद ने पूछा। माँ जी दिन रात राजकुमार को याद करती रहती हैं, प्रीतमा हंस कर बोली, और वनूद भी हंसने लगा। वो दोनों पत्थर पर बैठ गए। हर मंदिर का पिछला हिस्सा हमेशा सुनसान पड़ा रहता था। वनूद ने पूरे शहर में घूम फिर कर मुलाकात के लिए ये जगह मुंतखब की थी जो हर लिहाज से मौजूद थी। हाँ, माँ जी तो याद करती होंगी, उसने कहा। एक बात बताओ वनूद, पूछो पुरत। तुम्हें अब तो सुकून है, अब तो तुम्हें कोई चिंता नहीं? नहीं पुरत, तूने पिताजी को वापस कर दिया। माँ जी भी बहुत खुश हैं, हमारे घर की खुशियाँ लौट आई हैं। मेरा ख्याल है कि अब पिताजी इन रास्तों की तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे। भगवान का शुक्र है, हम तुम्हारा ये एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे पुरत। तुमने हमारे डूबते घर को बचा लिया है। कैसी बातें करते हो वनूद, प्रेम भी करते हो और ऐसी बातें भी करते हो। अगर मैं डूब रही होती तो तुम मेरे लिए कुछ ना करते, प्रीतमा ने तड़प कर कहा। तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो पुरत, उससे भी कहीं ज्यादा वनूद। भगवान की सौगंध, तुम अंदाजा नहीं कर सकते, प्रीतमा ने बेकरारी से कहा, और वनूद किसी सोच में डूब गया। प्रीतमा उसे गौर से देख रही थी, फिर वो आहिस्ता से बोली, वनूद। हूँ, वनूद आहिस्ता से बोला। किस सोच में डूब गए? कुछ नहीं पुरत, बस यूं ही। फिर भी एक बात कहूँ? कहो। मैं भगवान की सौगंध, तुम्हें मेरी सौगंध, मेरे लिए परेशान मत होना। मैं अपनी सीरत जानती हूँ, मैं अपनी कीमत पहचानती हूँ। अगर तुम सोच रहे हो कि मेरे प्रेम के जवाब में तुम मुझे क्या दोगे, तो ये ख्याल मन से निकाल दो। मैं खुद जानती हूँ कि मैं किसी शरीफ घराने की बहू नहीं बन सकती। मैं कभी तुमसे ये मुतालबा नहीं करूँगी वनूद, भगवान की सौगंध, मैं तुम्हें कभी तुमसे ये नहीं चाहूँगी। प्रीतमा की आंखों में आंसू डुबडुबाए। पुरत, ऐसा मत कहो, और तुम जो कुछ हो मैं जानता हूँ, बस मुझे इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। छोड़ो इन बातों को पुरत, इस समय हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जो कुछ होगा देखा जाएगा। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, तू जो कोई भी है, सैकड़ों सवतियों से ज़्यादा सवित्री है। तुम्हें जीवन साथी बनाकर मैं जीवन भर खुश रहूँगा। और यहाँ ये बात भी तुम मन से निकाल दो कि तुम किसी शरीफ घराने की बहू नहीं बन सकती। मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाऊँगा। भगवान की सौगंध, चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हें अपने घर की रानी बनाऊँगा। वनूद ने उसे खींचकर सीने से लगा लिया, और प्रीतमा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, और उसके दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। अब अगर वो किसी शरीफ घराने की बहू बने या ना बने, लेकिन वनूद ने उसे वो मोहब्बत दी थी जो उसकी हसरत थी। काफ़ी देर तक वो वनूद के साथ रही, फिर उसे वापसी का ख्याल आया और वो चौंक पड़ी। वनूद, उसने सहमे हुए लहजे में कहा। बहुत देर हो गई है, जाना भी है। और वनूद भी चौंक पड़ा। हम भूल ही गए थे वनूद, हम तो संसार को भूल ही गए थे। ये बात तो हमारे मन से निकल रही है कि हमारे बीच संसार भी है। हाँ, पूरा संसार है, लेकिन तुम चिंता मत करो, ज़्यादा देर नहीं रुकेगी। सच वनूद, अपने वनूद पर विश्वास करो, भगवान तुम्हें सलामत रखे, प्रीतमा आंसू भरी आवाज़ में बोली, और फिर वो जाने के लिए तैयार हो गई। उसने दूसरे दिन उसी समय आने का वादा कर लिया, और वनूद ने उसे तांगे पर बिठाया, और फिर वो तांगे को उसी वक्त देखता रहा जब तक वो निगाहों से उजल ना हो गया। फिर वो ठंडी सांस लेकर घर की तरफ चल पड़ा। काशीबाई अब राजकुमार की आमद से मायूस हो गई थी। उसे यकीन हो गया था कि अब वो नहीं आएगा। बहरहाल अब उसने अफसोस करना छोड़ दिया। हालांकि सेठ गंपत राम के हाथ से निकल जाने का उसे अफसोस था। वो सौदा भी बुरा नहीं हुआ था, लेकिन बहरहाल प्रीतमा की जवानी सलामत रहे, बहुत से आएंगे। अब उसे चंपाकली की फिक्र थी, और वह अब उस गोहरे नयाब को जोहरियों से रोशनास करना चाहती थी। चुनाचा वो प्रोग्राम को आखिरी शक्ल देने के लिए चंपाकली के पास पहुंच गई। चंपाकली इस अंदाज से लेटी हुई थी। काशीबाई एक गाग औरत थी, और उसने ज़माने की सर्दम और गर्म वक़्त देखे थे, लेकिन ना जाने क्यों
कभी कभी चंपाकली को देखकर वो नर्वस हो जाती थी। उसे यह लड़की बड़ी पुरइस्रार मालूम हुई और इस वक्त भी उसके लेटने के अंदाज से एक अजीब सा एहसास हुआ और वो ठठक कर उसे देखने लगी। उसकी जुर्रत नहीं हुई थी कि वो आगे बढ़कर चंपाकली से कुछ कहे, ना जाने कि उसकी जुबान बंद सी हो गई थी। तब चंपाकली की निगाह उस पर पड़ी और वो जल्दी से उठ गई। अरे माँ जी आओ, क्या बात है, उसने मोहब्बत से कहा और काशीबाई के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसकी हिम्मत बढ़ी और वो आगे बढ़कर उसके करीब पहुंच गई। क्या बात है माँ जी, कैसे आई? एक काम से आई थी मेरी चंदा। हाँ हाँ कहो माँ जी, तुम उदास हो? उदास नहीं तो माँ जी, आपके चरण में रहकर दासी को क्या, राजकंवल ने मुकारी से कहा और काशीबाई सदके वारी होने लगी। मैंने फैसला किया है चंपाकली कि अब तेरी मुहूर्त कर ली जाए। आपने फैसला कर लिया है तो ठीक है माँ जी। नहीं, तेरी राय ज़रूरी है बेटी। मेरी राय वही है माँ जी जो आपकी, राजकंवल ने जवाब दिया। बस तो ठीक है, मैं इसीलिए आई थी बेटी कि तो कल तेरी मुहूर्त कर लूँ। ज़रूर करें माँ जी, राजकंवल ने मुस्कुराते हुए कहा और वह खुश खुश वहाँ से निकल गई। राजकंवल के होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। इन दिनों वो आराम कर रही थी और उसने पूरे जलोर से आराम करने का फैसला कर लिया था और वो किसी मामले में जल्दबाजी करने की कायल नहीं रही थी। उसके पास ताकत थी और ताकतवर ज़्यादा पुरस्कून हो जाता है और उसने सोच लिया था कि अब काशीबाई ही कोई कदम उठाएगी तो ठीक है। बहरहाल अब काशीबाई ने खुद ही फैसला कर लिया है तो ठीक है। दूसरे दिन काशीबाई ने चारों तरफ फरकारे दौड़ा दिए और शहर भर के जितने बड़े बड़े सेठ थे और शौकीन थे उन्हें दावतनामे भेज दिए गए और इस अंदाज में मनादी कर दी गई कि आंखें खुल गईं और फिर घर सजाया जाने लगा, रोशनियां की गई। गर्द काशीबाई ने वो एहतमाम किया जो इस इलाके में कभी नहीं हुआ था और वह बेदरेक दौलत लुटा रही थी और उसे यकीन था कि अब दौलत दोनों हाथों से समेटेगी, कुछ भी खर्च हो जाए और उसकी क्या परवाह। और फिर दूसरे दिन शाम को महफिल जमी। काशीबाई ने श्रृंगार करने को बुलाया था जो पेशावर थी, लेकिन राजकंवल ने उन्हें वापस कर दिया था वो खुद श्रृंगार करेगी और वो एक कमरे में बंद हो गई। शहर के बड़े बड़े रईस मौजूद थे और वह सब के सब उस नई क़यामत के मुंतज़िर थे। कितनी देर लगेगी काशीबाई? सेठ उदय शंकर ने पूछा। बस महाराज, अब इंतज़ार का वक़्त ख़त्म होने वाला है। तुम्हारा भी जवाब नहीं काशीबाई, खूब रंग जमाती हो और परख में भी तुम्हारा कोई जवाब नहीं। ऐसे ऐसे हीरे चुन कर लाती हो कि बस। दिया है महाराज की, दिया है आप जैसे कदरदानों की। बस अब देर ना करो काशीबाई, मेट द्वार का नाथ बोले। और बस कुछ देर और सेठ जी, अगर इस इंतज़ार का फल न मिल जाए तो काशीबाई पर विश्वास करना छोड़ दीजिए। काशीबाई फनकाराना अंदाज में कह रही थी। ज़रूर काशीबाई ने कोई अनमोल मोती तलाश कर लिया है, तभी तो उसे इतना एतमाद है। मगर हमारा तो दम निकला जा रहा है, तिलक चंद जी बोले। और उसी वक्त अचानक ना जाने कहाँ से साज़ों की हल्की हल्की आवाज़ें उभरी और अजीब से सुर थे और वह बेहद दिल नवाज, बेहद पुरइस्रार और साजिंदे खामोश बैठे थे और उनके हाथ साकत थे। और फिर वह छम छम की आवाज़ उभरी, कोई आ रहा था। निगाहें दरवाजे की तरफ उठ गईं, फिर दरवाजे में एक शोला सलब का बिजली सी कूद गई। चांद का टुकड़ा जमीन पर उतर आया था। काशीबाई के यहाँ एक ऐसा खेल कब से था और उसके बदन पर लिबास था, लेकिन ऐसा लिबास जिससे बदन के हसीन खतूत इस कदर नुमाया हो जाएं कि दिल वालों को दिल संभालना मुश्किल हो। और उसके बदन के छुपे हुए हिस्से इस अंदाज में नुमाया थे कि बस। और फिर चेहरा मोतियों की सी आब, चंदन की सी चमक, मुंह खुले और आंखें फटी की फटी रह गईं। अनोखी कफियत पैदा हो गई। घुंघरों की छमछम आगे बढ़ी, सब पर सख्ता तारी हो गया और वो दोनों हाथ जोड़कर कमर के दरमियान खड़ी हो गई। साजों के सुर गए और संगे मरमर का एक बुत था और किसी फनकार का तराशा हुआ जिसने जहन को मन कर दिए थे, जुबानें गंग कर दी थी। कई मिनट तक वो इसी तरह खड़ी रही। किसी को बोलने का होश नहीं था, किसी को कुछ कहने की सकत नहीं रह गई थी। सब पागलों की तरह उसे देख रहे थे। तब उसके बदन में तहरीक हुई, पांव धीमे धीमे उठे, घुंघरू छनके और तबले पर जोरदार थाप पड़ी। तबले के करीब बैठा हुआ तबलची उछल पड़ा। तबला उसका था लेकिन थाप उसके हाथों ने नहीं दी थी। उसने एक लहरी और सरंगी मीठे सुरों में गाने लगी। सरंगी नवाज भी आंखें फाड़कर सरंगी की तरफ देखने लगा था और फिर एक एक करके सारे साज बाज उठे और सजिंदे एक तरफ सिमट गए जैसे कि उनकी रूह कब्ज हो गई हो। अब घुंघरू मुसलसल बज रहे थे, साज खुद ब खुद बज रहे थे और वो नाच रही थी। लोग दीवाना वार मुंह फाड़े बैठे उसे तक रहे थे और उनकी रूह
फिजाओं में भड़क रही थी, दिल खींच रहे थे, सब के सब बीमार हो गए थे और वो नाच रही थी। तिल्स्म बेपाया नुमाया था, वक़्त थम गया था और वो भी उस रक़्स से लुत्फ़ अंदोज हो रहा था। अनोखी कफ़ियत तारी हो गई। काशी बाई सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी और उसकी जुबान भी गंग थी। उसने ऐसा तिल्स्म काहे को देखा था, सब साज खुद ब खुद बजने लगे। हाँ, उसके ज़हन में उसका पुराना ख्याल फिर उभर आया था। वो धरती की मखलूक नहीं, आकाश से उतरी हुई है, सीधी अंदर सभा से और उसके घर में है। हे भगवान, क्या करूं, कैसे उसकी सेवा करूं, कैसे उसे खुश रखूं, वो सोच रही थी। राजकमल ने काफी देर तक वक़्त को मुट्ठी में लिए रखा और उसने ज़हनों को बिल्कुल गुम कर दिया था। कोई आवाज़ जो सुनाई दे जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता रक्स के जोहर दिखाने के बाद उसके पांव सुस्त पड़ते गए और जैसे बहते दरियाओं का बहाव रुक गया, जैसे पहाड़ों से गिरने वाली झरनों का पानी मुंह में रुक जाए, चलते हुए सांस ठहर जाएं, और इसी तरह वो रुक गई। और फिर उसने दोनों हाथ जोड़कर सर झुका लिया और फिर उसी तरह उल्टे पांव वापस चली गई। जब वो निगाहों से उज्जवल हो गई तो जैसे माहौल जाग उठा। लोगों ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ गहरी सांस खाली हुई और फिर लोगों को होश आने लगा। काशीबाई, काशीबाई, काशीबाई। चारों तरफ से आवाजें उभरी और खुद काशीबाई बिच्छी जैसे मौत से जाग उठी हो।